नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोवेट टॉक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं ब्रेन, स्पाइन और पेन जैसे टॉपिक्स पे, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके इन टॉपिक्स के बारे में। आप जान सकें कि क्या-क्या कारण हैं इन चीज़ों के, कैसे मैनेज करते हैं और एक न्यूरोसर्जन के पर्सपेक्टिव से क्या-क्या चीज़ मैं देखता हूँ इस तरह के जो पेशेंट आते हैं जिनमें नेक पेन, बैक पेन, हेडेक ये सब चीज़ें होती हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक कॉमन सिम्टम सर्वाइकल पेन, गर्दन दर्द के बारे में। वहाँ सारे कॉजेज़ देखे थे कि किस किस कारण से हो सकता है, और अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले सिंपल हम चीज़ों पे आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। यहाँ पे नेक का जो एक्सरे है, सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे है, वो हमें बहुत सारी जानकारी देता है, खासकर सर्वाइकल स्पाइंडोलिसिस के बारे में या फिर डिस्क हर्निएशन के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि गर्दन में चोट लगने की वजह से भी लंबे समय तक गर्दन का दर्द रह सकता है। ऐसे में एक्सरे में अगर कोई फ्रैक्चर है या कोई इस तरह की चोट है जिसकी वजह से मसल्स में स्पाज्म आ रहा है, तो हमारी सर्वाइकल स्पाइन का जो कर्व है वो भी चेंज हो जाता है, तो वो भी एक्सरे में बहुत ईजिली हम देख सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन अगर नेक पेन के पेशेंट्स के लिए है तो वो है एमआरआई। एमआरआई स्कैन जो होता है वो बहुत ही डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देगा, क्या कारण है आपके नेक पेन का और कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। इसके लिए हमें एमआरआई की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर नेक पेन लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, पेन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, मेडिसिन्स भी ले ली है, रेस्ट भी करके देख लिया है, सर्वाइकल कॉलर भी हमने लगा ली है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन है। एमआरआई ना सिर्फ डिस्क प्रॉब्लम्स को अच्छे से बताएगा, बल्कि अगर स्पाइंडाइलोसिस के चेंजेस हैं, जैसे कि हड्डी बढ़ना, ऑस्टियोफाइट जिसे कहते हैं, या फिर नस पे दबाव आना जिसे हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव आ जाता है जिसे हम माइलोपैथी कहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एमआरआई पे बहुत क्लियरली सामने आ जाती हैं। दोस्तों, ये सब इन्वेस्टिगेशंस के बाद में हमें एक कोरिलेशन बैठाना होता है। जो सिम्टम पेशेंट ने बताए हैं, जिस तरह के सिम्टम हैं, क्या गर्दन दर्द सिर्फ गर्दन में ही है या फिर वो रेडिएट होके अपने हाथों में भी जा रहा है, उंगलियों में भी जा रहा है, ये सब सिम्टम कितने ड्यूरेशन से है, कितने समय से है, इसके साथ में और कौन से सिम्टम हैं, ये सिम्टम्स प्लस जो रेडियोलॉजी पे हमें एमआरआई पे इंफॉर्मेशन मिली है, उन दोनों को आपस में कोरिलेशन बैठाना होता है, जिसे हम क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि क्या जो पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं, जो वो तकलीफ बता रहा है, या जो हमने उसे फिजिकली एग्जामिन किया है, वो सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं उसकी एमआरआई फाइंडिंग से। और अगर रिलेशन बैठ जाता है तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे का ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। सबसे पहले आते हैं सिंपल ट्रीटमेंट पे। जिन पेशेंट्स को हमने जैसे बात की पुअर पोस्चर की वजह से है नेक पेन, टेक नेक की हमने बात की, या फिर मसल स्ट्रेन आ गया है, गर्दन पे कोई मसल का झटका आ गया है, और या फिर मायोफेशियल पेन वाले पेशेंट, इनको कुछ चीज़ें हमें बतानी पड़ती है, लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन कुछ बताने पड़ते हैं, वो सारे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नेक रेस्ट, इसके लिए सर्वाइकल कॉलर भी लगा सकते हैं। सर्वाइकल कॉलर एक पट्टा होता है गर्दन में जो इमोबिलाइज करता है नेक को। नेक के मूवमेंट्स कम होंगे तो वहाँ की सूजन कम होगी, वहाँ पे जो भी डिजीज़ प्रोसेस है उसे थोड़ा आराम मिलेगा, और क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम होगी तो इन्फ्लेमेशन से जो रिलीज़ हो रहे हैं केमिकल्स जो पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम होंगे, तो पेन अपने आप ही धीरे धीरे कम होगा। सर्वाइकल कॉलर ज़्यादातर हम जब एक्टिव लाइफ रहती है हमारी, डे टाइम में हम सिटिंग कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, तब हमें लगा के रखना है। जब हम बिल्कुल रेस्ट पे लेटे हुए हैं बेड पे या नाइट में सो रहे हैं, तब सर्वाइकल कॉलर की ज़रूरत नहीं होती है। सर्वाइकल कॉलर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि बहुत लंबे समय तक अगर सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं तो हमारी नेक मसल्स जो चारों तरफ सर्वाइकल स्पाइन के अराउंड नेक मसल्स हैं, ये डिसयूज एट्रोफी की वजह से कमज़ोर भी पड़ सकती हैं। तो थोड़ा सावधान रहें, कॉलर का यूज़ थोड़ा लिमिटेड करें, और कॉलर का यूज़ करना पड़ रहा है अगर लंबे समय तक, तो साथ में आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज ये भी ज़रूर करें। ये कौन सी एक्सरसाइजेज हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं कि ये सब सॉल्यूशंस हमने कर लिए हैं, हमने आइस पैक भी लगा लिया है, सर्वाइकल कॉलर भी लगा ली है, उसके बाद भी पेन ठीक नहीं हो रहा है। तो एमआरआई पे अगर ऐसी फाइंडिंग आई है जैसे कि सर्वाइकल स्पाइंडलोसिस की वजह से नस पे दबाव है, नर्व कंप्रेशन है, आपके हाथ में भी दर्द बहुत लंबे समय से रह रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है,
3 महीने 4 महीने हो गए हैं, तब हमें कंसिडर करनी पड़ती है सर्जरी। या फिर चोट लगी है, वहाँ पे फ्रैक्चर है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जिसे कहते हैं, वो अगर कंडीशन आ गई है तो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। दोस्तों, आजकल सर्जरी दूरबीन से की जाती है, वहाँ पे बहुत लंबी कोई चीरफाड़ नहीं होती है। दूरबीन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम जहाँ पे है वहाँ पे टारगेट करके उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को आराम बहुत अच्छा आता है, जल्दी आता है और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। बहुत ही कम समय में वो वापस अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ शुरू कर सकता है। और क्योंकि चीरफाड़ कम होती है इसलिए ब्लड लॉस भी कम होता है, इन्फेक्शन के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो अगर सर्जरी एडवाइस की गई है तो आप घबराइए नहीं, निश्चिंत होकर आप एक्सपर्ट सर्जन से आप अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। दोस्तों, जिन केसेस में सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है या फिर आप सर्जरी को अभी अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ऑप्शन आता है सर्वाइकल एपिड्यूरल इंजेक्शन का या फिर सर्वाइकल रूट ब्लॉक्स का। ये टेक्निक्स क्या होती हैं? इन टेक्निक्स के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है पेन मैनेजमेंट के बारे में, वो आप देख सकते हैं, तो आपको एक डिटेल इंसाइट मिलेगा इन टेक्निक्स के बारे में। बट ब्रीफली यहाँ मैं बता दूँ कि सर्वाइकल एपिड्यूरल इंजेक्शन या फिर रूट ब्लॉक, ये टेक्निक्स जो होती हैं वो मिनिमल इन्वेजिव होती हैं। एक सिर्फ सुई, एक निडल पास की जाती है जहाँ प्रॉब्लम है हमारी सर्वाइकल स्पाइन में, और वहाँ पे कुछ मेडिसिन इंजेक्ट कर दी जाती है, जिससे थोड़े समय के लिए पेन में बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि ये डे केयर प्रोसीजर है, बहुत छोटा प्रोसीजर है। आप आते हैं हॉस्पिटल में, प्रोसीजर्स होता है ऑपरेशन थिएटर में, और उसी दिन शाम को हम छुट्टी कर सकते हैं। बहुत लंबे कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही मिनिमम रिस्क है। 99% हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सेफ़ टेक्निक्स है और इनसे अच्छा आराम काफ़ी लंबे समय तक आ सकता है और ज़रूरत पड़ने पे हम इन्हें रिपीट भी करवा सकते हैं। तो ये बात हुई मिनिमल इन्वेसिव पेन टेक्निक्स की। अब हम बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की, कुछ वार्निंग सिम्टम्स या वार्निंग साइंस की, जो अगर गर्दन दर्द के साथ में हैं तो आप थोड़े चौकन्ने हो जाइए और तुरंत किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। ये रेड फ्लैग्स में नंबर 1, अगर हाथ का दर्द बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ पे सूनापन आने लग गया है, वहाँ पे जो पकड़ है हाथ की वो ग्रिप कमज़ोर होने लग गई है, तो आपको थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सर्वाइकल में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, नस इतनी ज़्यादा दब गई है कि नस का फंक्शन जो है वो अब ख़राब होने लग रहा है, जिसकी वजह से सूनापन आना, मोटर वीकनेस, ग्रिप की कमजोरी आना, ये सब सिम्टम आने लग गए हैं। तो ये एक रेड फ्लैग है, यहाँ सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार में भी नेक पेन हो सकता है। तो अगर नेक पेन के साथ सिर दर्द है और बुखार आ रहा है तो अगेन ये एक रेड फ्लैग है, आपको तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम लंबे समय से है, आप कैसे भी उसे मैनेज कर रहे हैं, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, आप काम चला रहे हैं, सर्जरी को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपके पैरों पे असर आ रहा है, आपके पैरों में जकड़न आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि पैर बिल्कुल ज़मीन पे चिपक गए हैं, पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं और कई बार बैलेंस पकड़ने की वजह से गिर भी रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है इसे टेक्निकली कहते हैं माइलोपैथी। और इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम अब इतनी बढ़ गई है कि जो मेन स्पाइनल कॉर्ड है उस पर दबाव आने लग गया है, और जब उस पर दबाव आता है तो इस तरह के सिम्टम आते हैं, जैसे कि गर्दन से नीचे जो बॉडी है उसमें जकड़ रहना, चलने में दिक्कत आना, बैलेंस में दिक्कत आना, और पैरों में जकड़न की वजह से चलने में इतनी दिक्कत आना कि पेशेंट 1-2 कदम चलने में भी बहुत दिक्कत महसूस करता है। तो ये भी अगेन एक रेड फ्लैग है। ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो आप न्यूरोसर्जन से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सर्वाइकल पेन, नेक पेन, इसके मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या क्या हम करवा सकते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, ये सब बातें जानने की हमने कोशिश की है, डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो अगर अपनाएंगे तो नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होने के चांस कम हो जाएंगे। इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा पोस्चर सही होना चाहिए, हमारे वर्क प्लेस पे अर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट कुछ करने होंगे, वो सब करने पड़ेंगे ताकि हमें नेक मसल्स हमारी सही रहे और सर्वाइकल पेन की चांसेस कम हो जाए। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसे हम आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज एडवाइजेबल होती है
ताकि हमारी नेक मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे और बहुत जल्दी अगर कोई झटका भी आए तो बहुत जल्दी उसमें दर्द इतनी जल्दी से ना हो। ये आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज मेनली होती है, हमें गर्दन सीधी रख के करनी होती है, गर्दन का जोर आगे की ओर और हाथ का जोर पीछे करना होता है ताकि गर्दन अपनी जगह पे रहे लेकिन जो नेक मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आए, वो ताकत अपनी बना के रखें। ये हमें चारों दिशाओं में करनी है, मतलब आगे, पीछे, राइट साइड और लेफ्ट साइड, चारों तरफ से हमें नेक मसल्स को आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज से मजबूत करना है। एक प्रिकॉशन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर कई बार हमने देखा है कि नेक में बहुत ज़्यादा रोटेशन कर देते हैं कुछ मसाजर्स, मसाज करने वाले। अगर नेक को बहुत ज़्यादा झटका दे देंगे तो हमें बहुत लंबे समय तक नेक प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस प्रैक्टिस से थोड़ा सावधान रहें। इसके अलावा एक्सरसाइज करते समय भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया मेरे एक पेशेंट का जो योगासन कर रहे थे इस पोजीशन में जिसमें गर्दन पे जोर ज़्यादा पड़ गया, तो ये चीज़ भी हमें अवॉइड करनी है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर सर्वाइकल पिलो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर्वाइकल पिलो एक मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं इसके। ये एक पर्टिकुलर शेप का होता है जिससे ये बिलीव किया जाता है कि इससे सर्वाइकल प्रॉब्लम ठीक होगी, स्पाइंडाइलोसिस की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। पर मेरा मानना है क्योंकि एक एज के बाद हमारी जो पोजीशन है, स्लीपिंग पोजीशन और पिलो की पोजीशन है, वो बहुत फिक्स हो जाती है, हम बहुत उस पर फिक्स हो जाते हैं कि अगर इस पिलो को लगाएंगे, इतना थिकनेस, हम मीडियम थिकनेस का पिलो रखेंगे तो हमें बहुत अच्छी नींद आएगी। अदरवाइज़ जैसे ही हम पिलो को चेंज करते हैं तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और नींद भी ख़राब हो जाती है। और ऐसा अक्सर मैंने देखा है, सर्वाइकल पिलो जब यूज़ करते हैं तो वो ये शिकायत करते हैं कि हमें तो कंफर्ट बिल्कुल नहीं आया, हम तो सो भी नहीं सके रात में। तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल पिलो सब में ये प्रॉब्लम करता है, कुछ पेशेंट्स के लिए वो अच्छा भी है। तो ये बहुत स्पेसिफिक है और पर्टिकुलर है कि किस पेशेंट को सर्वाइकल पिलो से आराम आएगा, किसको नहीं आएगा, ये आपको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। बट नॉर्मली एज ए स्पाइन स्पेशलिस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मीडियम पिलो लगाएं, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, एक मीडियम सा पिलो लगाएं ताकि आपका नेक का पोजीशन जो है रात को सोते समय भी एक नॉर्मल मेंटेन रहे और नेक प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना आए।